आज हम बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। भाई वजह क्या है रिफ्रैक्शन की? कॉज। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सिंपली द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप कह सकते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आ जाता है, स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं, और यही बदलाव रिफ्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस एंड ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड, ठीक है, इट विल बेंड। और यही चीज वजह है किसकी? रिफ्रैक्शन की। सो आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम्स। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा देखने की कोशिश करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जो आज का हमारा टॉपिक है। सो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखिए, जहां तक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की बात है तो पहले मैं एक रे डायग्राम बनाता हूं इसके लिए। तो सबसे पहले हम एक रे डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल जैसा दिखता है। यहां ये एयर है, यहां ग्लास है, यहां वापस एयर आ गई, ठीक है, मीडियम बदल रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन के अनुकूल कंडीशन है। अब मान लीजिए कोई लाइट रे आई एट सम एंगल लाइक दिस, द इंसिडेंट रे से इट इज ए बी। इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, N1 N2, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। जब लाइट रेयर मीडियम से, क्योंकि एयर क्या है रेयर मीडियम में और ग्लास क्या है डेंसर मीडियम में, जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ये कुछ ऐसे बेंड कर गई, ठीक है। यहां आपने फिर से एक नॉर्मल डाल दिया, इसको आपने कह दिया N3 N4, और इस एंगल को आपने कह दिया से इट इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट B। अब इस पॉइंट को बोल देते हैं हम C। तो यहां पे लाइट रे आई, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा I2 हो गया, और उसके बाद इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ इट गोज लाइक दिस CD, एंड दिस इज नाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस से R2। तो देखिए लाइट रे जो इंसिडेंट रे है, उसको अगर हम प्रोड्यूस कर दें आगे, व्हेन इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड forward, you will find that this ray becomes parallel to the emergent ray। तो ये emergent ray के बिल्कुल पैरेलल आती है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्योंकि दो लाइंस हैं तो उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जरा देखो यहां से हमें मिलेगा क्या। आपने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, और उस लॉ को जब आप बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर लगाते हैं तो आपको कुछ रिलेशंस मिलते हैं। जरा वो रिलेशंस हम यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि व्हाट आर दोज रिलेशंस व्हेन वी अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट बी एंड देन एट द पॉइंट सी। तो पहले बात करते हैं पॉइंट बी की। सो बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, एट बी पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया। तो देखो जैसे मैंने बताया एयर से कहां जा रहे हैं? ग्लास में। सो ए म्यू जी क्या आएगा? ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन I1 ओवर साइन R1। सो यू हैव ए म्यू जी इज इक्वल टू
साइन I1 ओवर साइन R1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एयर से ग्लास में जा रहे हैं, पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन जा कहां से कहां रहे हैं, एयर से ग्लास में, तो ए को पहले लिखो, जी को बाद में लिखो, और पहले मीडियम में जो एंगल बनना है उसका साइन अपॉन दूसरे मीडियम में जो एंगल बनना है उसका साइन, इन दोनों का रेशियो स्नेल्स लॉ होता है। इन द सेम मैनर एट सी, अगर हम सी पॉइंट पे इसे लगाने की कोशिश करें, इफ वी अप्लाई दिस एट पॉइंट सी, तो सी पे देखेंगे, दोबारा से स्नेल्स लॉ लगाइए इस बार, लेकिन जा रहे हैं हम ग्लास से कहां, एयर में। सो फ्रॉम जी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो हमें ये मतलब नहीं है कि हमें क्या देखना है, पहले ग्लास है फिर एयर है, तो ग्लास में जो पहले एंगल बनना है उसे ऊपर आएगा, तो ग्लास में एंगल बनना I2, साइन I2 ओवर साइन R2, एंड दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब बट लेकिन यहां पे अगर आप देखें, ये R1 I2 के बराबर होगा एंड I1 इक्वल्स टू R2। जो हम सिमेट्री के अकॉर्डिंगली फिगर को देखें तो फिगर से हमको ये चीज़ें आसानी समझ में आती हैं, क्योंकि हमने क्या है, ये लाइन पूरी की पूरी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये सारी चीज़ें, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में ऑल्टरनेट हो गए, क्योंकि बिल्कुल रेक्टेंगुलर जो आपका ग्लास स्लैब है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो इनके लिए ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट में, राइट साइड का मल्टीप्लाई राइट में। सो ऑन मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड यूजिंग थर्ड, क्या करें, पहली और दूसरी को कर दें मल्टीप्लाई, और तीसरी को इसमें इस्तेमाल करें, तो देखो क्या मिलने जा रहा है। सो वी हैव ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन I1 साइन R1 इंटू साइन I2 साइन R2, ये आ जाएगा ना। अभी मैंने तीसरी क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब करूंगा, इन दोनों को मैं हटा देता हूं। और राइट साइड को देखें तो I1 R2, अभी आपने कहा I1 और I2 आपस में बराबर हैं, तो यूजिंग थर्ड ये दोनों पार्ट कट गए, साइन I1 इक्वल्स टू साइन R2। इन द सेम मैनर R1 को आपने I2 के बराबर कहा है, तो ये इससे कट गया, यूजिंग थर्ड, ये तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो राइट साइड में क्या आ जाता है, 1, राइट साइड में 1 आ गया, और ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया, या फिर ए म्यू जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी म्यू ए। यू हैव दिस रिलेशन फ्रॉम द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्लेट। देखो कई बार कई किताबों में ऐसा भी मिलेगा, अगर यहां मैं एक मिरर लगा दूं, यहां आपने प्लेन मिरर रख दिया, और प्लेन मिरर जो रखा हमने नॉर्मल रखा, इंसिडेंट रे जो आ रही हैं इनके नॉर्मल आपने प्लेन में रख दिया, तो क्या करेगा ये, मिरर के नॉर्मल जब रेज आगे टकराएंगी तो वापस उसी रास्ते चली जाएंगी जिस रास्ते आएंगी। तो यहां पर यही होगा कि जो आने वाली रेज हैं वो उसी रास्ते बैक हो जाएंगी, और ये एक तरीके से रिवर्सिबिलिटी कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस वी कॉल एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके भी आप इस तरीके का प्रूफ ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी को करने के, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैंने आपको उस तरीके से आपको उसको समझा दिया है। अभी एक छोटा सा रिलेशन जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, कई बार न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आए हैं, उसे और डिस्कस कर लेते हैं, विच इज अबाउट द रियल एंड द एपरेंट डेप्थ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखो हम सब जानते हैं, अगर आप स्विमिंग पूल के बाहर किनारे पे खड़े हैं और उसकी गहराई को नापने की कोशिश करें, अंदाजे से देखने की कोशिश करें,
तो देखने में ऐसा लगता है कि इसकी गहराई बहुत ही कम है ना, थोड़ा उभरा हुआ लगता है। जो उसकी रियल डेप्थ है वो हमको नहीं दिखाई देती, हमें दिखाई देती है एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब अगर एपरेंट डेप्थ को देख करके कंफ्यूजन में आप उसमें छलांग लगा दें तो ये बात पक्की है कि आपको समस्या होने जा रही है, आप डूबने जा रहे हैं। क्योंकि जितना गहरा वो था उतना गहरा आप ऊपर से देख करके उसको इमेजिन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। क्योंकि हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है, एपरेंट डेप्थ दिखती है। रियल डेप्थ की जगह हमें क्या दिखेगी, एपरेंट डेप्थ। इसका मतलब है जितना गहरा वो है उतना गहरा ना दिख करके वो हमें कम गहरा दिखाई देता है। साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या इसके लिए कोई रे डायग्राम है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं, ये समझ पाएं कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्या स्विमिंग पूल के साथ ही ऐसा होता है या कई जगह और भी होता है? ठीक है, तो माय डियर समझ लीजिए, जहां भी ये स्विमिंग पूल ही नहीं, सपोज करो किसी नंबर पे अल्फाबेट लिखा हुआ किताब के ऊपर, उसके सामने ऊपर आपने एक ग्लास स्लैब रख दिया तो वो अल्फाबेट्स हैं वो भी थोड़े उभरे हुए नजर आते हैं, ऊपर नजर आते हैं, है ना। वो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट सेम लगता है। तो आज हम अभी देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रियल एंड एपरेंट डेप्थ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पहले इसका रे डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको फोकस बार बार फिर कह रहा हूं कि ऑप्टिक्स को अगर सीखना है तो रे डायग्राम का तरीका सीख लीजिए, ऑप्टिक्स की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऑप्टिक्स को रटोगे तो कभी समझ नहीं आएगी। चीजों को समझो, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जरा देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। इसके लिए मैं एक स्विमिंग पूल तो नहीं लेकिन एक बीकर बना लेता हूं कुछ गहरा, ताकि आप इसको समझ पाएं। और इस बीकर में यहां मैंने एक कोई कॉइन रख दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओ। और अब जब ऊपर से देखोगे ग्लास खाली है, कंटेनर खाली है, तो ये जहां है वहीं दिखेगा ना, बॉटम में दिखेगा। कोई इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो आपने इसमें पानी भर दिया इस लेवल तक, नाउ वाटर इज फिल्ड अप टू दिस लेवल, ठीक है। तो अब आप देखें ऊपर से इसे, तो ये क्या ये यहां दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। ये थोड़ा ऊपर आपको उठा हुआ दिखेगा। क्यों दिखता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी कभी कोई रे डायग्राम बनाना हो तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता है। 2 रेज हमें चाहिए। तो 2 आसान रे हम यहां कैसे चुन सकते हैं? तो देखो, पहली एक रे तो आप ले लीजिए नॉर्मल, यहां से कोई लाइट रे गई सीधी। अभी आपने पढ़ा कि अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है किसी इंटरफेस पर रे, तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, वो सीधी चली जाती है। एक रे तो हमारी ये हो गई। नॉर्मल इंसिडेंट है, सीधी चली गई बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के। अब दूसरी लाइट रे मान लीजिए ये आई लाइक दिस, इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल कंसीडर किया लाइक दिस, और व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स रेयर मीडियम, क्योंकि ऊपर एयर है, इसमें क्या है, पानी है, वाटर, ठीक है, डेंसर एयर, रेयरर, ठीक है। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टुवर्ड्स रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, यानी इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ी सी बेंड करेगी दूर की तरफ, विल डेविएट लाइक दिस। अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस कर दूं तो इट अपीयर्स टू समवेयर कमिंग आउट फ्रॉम समवेयर दिस पॉइंट। इसको हम कह सकते हैं आई, जहां पे इमेज बनी होगी, ठीक है। और इधर से आप देख रहे हैं आई, ठीक है, मैंने आई लिख दिया, बनाया तो नहीं है, क्लियर है। अब जरा एंगल्स को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एंगल आई कहलाया, दिस इज आई द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भाई ज्योमेट्री से का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जब ये एंगल आई है तो ये भी आई रहा होगा, दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। और जब ये आर है तो ये भी आर रहा होगा, दीज आर द पेयर ऑफ
करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, इनको कोई थोड़ा नाम दे लेते हैं पहले। ओ आई तो लिखा ही हुआ है, इसको कह देते हैं हम पॉइंट ए, इसको कह देते हैं पॉइंट बी, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं हमें। एक ट्राइंगल ए ओ बी जो कि राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए, और एक ट्राइंगल ए आई बी विच इज अगेन अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम लगा सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ इन सेंस, सॉरी नॉट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की कंडीशन तो बात करेंगे उसकी हम, लेकिन यहां पे हम इन दोनों ट्राइंगल से हम साइन आई और साइन आर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन आई और साइन आर। तो पहले निकालते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब देखो इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको इससे पहले कि ये जो डिस्टेंस है ए ओ, यहां से यहां तक, ये क्या है? दिस इज द रियल डेप्थ। रियल डेप्थ जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इमेज तक का, वो क्या है? एपेरेंट डेप्थ। इसे बोलते हैं हम एपेरेंट डेप्थ। सो ये रियल डेप्थ था, ये एपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ बी। सो ए बी ओवर ओ बी, ए बी ओवर ओ बी, दिस इज साइन आई। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी तो जो ट्रिग्नोमेट्री है बायोलॉजी वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। अब देखो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी परपेंडिकुलर और ओ बी हाइपोटेन्यूज, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्राइंगल ले लो दूसरा ए आई बी। नाउ इन ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी, साइन आर, साइन आर इक्वल्स टू ए बी ओवर आई बी, ए बी, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? जस्ट टेक द रेशियो, जस्ट टेक द रेशियो ऑफ दिस टू, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से हमें देखो क्या मिलने वाला है? साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ओ बी इंटू आई बी ओवर ए बी, ठीक है। आई बी ओवर ए बी इज इक्वल्स टू आई बी ओवर ओ बी। जरा देखते हैं ये आई बी और ओ बी है क्या। आई बी ये डिस्टेंस है और ओ बी ये डिस्टेंस है, लेकिन हमें तो ये चाहिए भाई। ये तो एक प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। देखिए जब भी कोई एंगल आई के थ्रू आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल जो बनता है बहुत छोटा बनता है ना। ये जो पॉइंट्स होते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और यहाँ पे इतनी दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, इतनी दूरी होंगी, ये बहुत नजदीक होते हैं। दे आर वेरी क्लोज, ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। सो ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब ए और बी बहुत नजदीक हैं तो हम कह सकते हैं कि आई बी को आई ए कहा जा सकता है, ओ बी को ओ ए कहा जा सकता है। सो देयरफॉर आई बी is nearly equals to OA. IB is nearly equals to IA and OB is nearly equals to OA. ठीक है, वापस जो तीसरी इक्वेशन थी हमारी उसमें लगा देते हैं।
So equation third will implies you sin I over sin R equals to, अब I B की जगह क्या लिख दूं मैं, I A ओवर और O B की जगह O A। I A है क्या, I A is apparent depth, O A क्या है, O A is real depth। और this will be equals to IA is how much? IA is real apparent depth, शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया मैंने, और OA is real depth। अच्छा, ये कितने के बराबर आ रहा है, sin I ओवर sin R के, इसे करिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब पॉइंट बी पे क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। नाउ बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू भी कौन सा होगा, डब्ल्यू म्यू ए, क्योंकि वाटर से एयर में जा रहे हैं, याद रखिएगा, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, क्योंकि पहले हम वाटर में, एंगल आई बनना है, ओवर साइन आर, इसे कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और फिफ्थ को हम फोर्थ में अगर यूज कर देते हैं तो देखो हमारा जो मेन रिलेशन है वो हमको मिल जाएगा। सो यू हैव यूजिंग 5 in 4 या फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, साइन आई ओवर साइन आर की जगह क्या लिखेंगे, डब्ल्यू म्यू ए, W mu A is equals to apparent depth over real depth, और अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए जरा, और 1 upon W mu A is equals to real depth over apparent depth। ठीक है, और 1 upon W म्यू ए क्या होता है भाई, दैट विल बी इक्वल्स टू A म्यू W। द फाइनल रिलेशन यू हैव फॉर द रियल एंड apparent depth। ठीक है, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट some of the applications of this real and apparent depth concept in terms of numericals. Thank you.